दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। दोस्तों प्राय देखा गया है कि आज का युग कंप्यूटर युग है, अर्थात सही मायने में देखा जाए तो जो व्यक्ति कंप्यूटर नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। और आने वाली अनेक भर्ती परीक्षाओं में कंप्यूटर से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, जिसमें बेसिक जानकारी होती है। और अन्य स्पेशल भर्ती परीक्षाओं में जिसमें कंप्यूटर विषय होता है, उन परीक्षाओं में एडवांस लेवल के प्रश्न कंप्यूटर विषय से पूछे जाते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम कंप्यूटर पर चर्चा करने वाले हैं, जो नाइलेट द्वारा आयोजित कराने वाली परीक्षा ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जिसका पूरा नाम है, पर आधारित है और साथ ही साथ अन्य सामान्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक होगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के टॉपिक में हम देखेंगे जो हमारा है यह है कंप्यूटर एक परिचय, यानी कंप्यूटर एन इंट्रोडक्शन। इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये दोस्तों जो हमारा टॉपिक है ट्रिपल सी पर आधारित है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, जो बाईलिंगुअल है, यानी दो भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज ये वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं। तो निर्वात ट्यूबों यानी नलिका का, ट्रांजिस्टरों का या समाकलित सर्किटों का या कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे दोस्तों प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, और द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो ट्रांजिस्टर हैं, और तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट है, और चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो BLSI, और 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो कृत्रिम बौद्धिक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया गया है। तो ये डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रोग्राम्स started in ROM are called firmware, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या नन ऑफ एबव, अर्थात रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं तो फर्मवेयर कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्मवेयर। फर्मवेयर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा, फर्मवेयर। और फर्मवेयर जो आमतौर पर एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है, अर्थात मेमोरी में स्टोर जो होता है, जिसमें रोम इसको कहा जाता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है, और ये केवल पढ़ सकता है। और फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर में एम्बेडेड किया जाता नहीं, लिखा जाता है, और फर्मवेयर को किसी भी हार्डवेयर का निर्माण करते समय स्थापित किया जाता है। अब जैसे कुछ हार्डवेयर हैं, इसमें आता है बायोस, इसमें आता है बायोस, BIOS। इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है BIOS, यानी BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 कहता है, यह है, व्हाट आर दी 4 मेन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर? डाटा, इंफॉर्मेशन, बिट्स एंड बाइट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मॉडलिंग एंड ऑपरेशंस, या इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, और लर्निंग, यानी डी ऑप्शन हमारा है लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड वेलोसिटी। तो कंप्यूटर की जो 4 प्रमुख कार्य हैं वो क्या क्या हैं? इसमें डेटा, सूचना, बिट्स और बाइट में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और उसका संचालन, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, और सीखना, सोचना, बुद्धिमत्ता और कौशल। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट स्टोरेज। सी ऑप्शन इसका
सही जवाब हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 4 मुख्य प्रणालियाँ होती हैं, जो 4 मेन फंक्शंस होती हैं। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है। क्या क्या होता है? इनपुट होता है, इनपुट होता है और प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है। ये इसके फंक्शंस होते हैं। और कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में स्टोर करता है, जिस पर प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो एक तरफ से इनपुट होगा, ये इनपुट होगा और प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा, अर्थात इनपुट और प्रोसेस, आउटपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर है। दोस्तों चौथा नंबर है, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर रिलेटेड टू एज। ये प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या इनपुट डिवाइस है। अर्थात कंप्यूटर के भौतिक घटकों को कहा जाता है तो प्रोसेसर कहा जाता है, या सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या हार्डवेयर कहा जाता है, या इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर इसका सही जवाब हो जाएगा। और कंप्यूटर का जो भौतिक घटक है यानी फिजिकल कंपोनेंट्स, वो हार्डवेयर होते हैं। और कंप्यूटर के सभी जो छोटे छोटे डिवाइस लगे होते हैं, जैसे होता है रैम होता है और रोम होता है, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये होता है रीड ओनली मेमोरी। और आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज होता है और प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो ये सभी जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच स्ट्रोक इज यूज टू अपडेटिंग ए सेलेक्टेड फील्ड्स। इसका मतलब है किस की स्ट्रोक का उपयोग किसी चयनित क्षेत्र को अपडेट करने के लिए किया जाता है? F11, F12, F6 और F9। तो कौन सा फंक्शन की होता है? अर्थात F1 से लेकर F12 तक के की जो होते हैं वो फंक्शन की के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा की इसमें उपयोग किया जाता है? F11 है या F12 है, F6 है या F9 है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा F9 हो जाएगा। F9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और F9 की स्ट्रोक का उपयोग किसी भी क्षेत्र के जैसे कि डॉक्यूमेंट को अपडेट यानी रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 6, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की बात की जाए तो कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट आर कॉल्ड कीज। कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होता है, शिफ्ट बटन होता है और आल्ट बटन होता है। तो शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट को कुंजी कहा जाता है। कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो ये मॉडिफायर होता है, फंक्शन कुंजी होता है यानी की होता है, या अल्फा न्यूमेरिक होता है, या एडजस्टमेंट होता है अर्थात संशोधक होता है, समारोह होता है, अक्षरांकीय होता है या समायोजन होता है। दोस्तों ये बाइलिंगुअल में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हिंदी में ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कम समझ में आते हैं, इंग्लिश वाला वर्ड अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये मॉडिफायर है, फंक्शन है, अल्फा न्यूमेरिक है या एडजस्टमेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मॉडिफायर हो जाएगा, जिसको संशोधक कहते हैं अर्थात संशोधन करना कहते हैं। और कीबोर्ड का जो मॉडिफायर कुंजी होता है, इसमें कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, आल्ट होता है। दोस्तों ये विशेष प्रकार की कुंजी होती हैं और ये एक साथ दबाए जाने पर अस्थायी रूप से किसी अन्य कुंजी के साथ सामान्य क्रिया करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7, उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 की बात की जाए तो ये कंप्यूटर कैन नॉट बूट, फिट इज डज नॉट हैव दी, यानी कंपाइलर है, लोडर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या असेंबलर है। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसमें नहीं है। तो क्या नहीं है? संकलक नहीं है यानी कंपाइलर नहीं है, लोडर नहीं है, या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या असेंबलर नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, अर्थात उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड होता है और सभी जो पेरिफेरल डिवाइस होता है उसको चेक करता है और वो प्रोसेस करता है, और यह प्रक्रिया जो होती है वो बूटिंग कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 8वां नंबर, इसको देख लेते हैं। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इन द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। कहने का मतलब डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो क्या है? ट्रैकिंग है, और स्वरूपण है यानी फॉर्मेटिंग जिसको कहते हैं, क्रैशिंग है या दुर्घटनाग्रस्त है, या अलर्टिंग है यानी आवंटन कहा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हो जाएगा अर्थात स्वरूपण हो जाएगा। और डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है वो फॉर्मेटिंग होती है। और इसके द्वारा पुराने यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओल्ड होते हैं उनको अनइंस्टॉल कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, और नया जो है इंस्टॉल कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। तो बाई डिफ़ॉल्ट एवर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड, अर्थात लैंडस्केप, प्रोटेंट यानी पोर्ट्रेट, या पेज सेटअप, या प्रिंट व्यू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, अर्थात डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज मोड में प्रिंट होते हैं, तो लैंडस्केप में होते हैं, या पोर्ट्रेट होते हैं, या पेज सेटअप में होते हैं, या प्रिंट व्यू होता है इसका। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो पोर्ट्रेट में होते हैं। और इसी क्रम में बता दें पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है। जो पेज ये होता है खड़ा खड़ा होता है, अर्थात ये इसकी जो ऊंचाई होती है ये अधिक होती है, अर्थात इसकी जो लंबाई होती है अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, वो जो है आपका पोर्ट्रेट होता है। और जो पेज आपका आयताकार में होता है इस फॉर्म में होगा वो आपका लैंडस्केप होगा। तो ये लैंडस्केप वाला पेज है और ये पोर्ट्रेट वाला पेज है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 10वां नंबर। 10वां देख लेते हैं। 10 नंबर की यदि बात की जाए तो द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और स्पैगेटी कोड, या सोर्स कोड। अर्थात पहला कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके बनाया गया था, जो असेंबली भाषा थी, मशीन भाषा थी, या स्पैगेटी कोड थी, या स्रोत यानी सोर्सेज कोड थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा मशीन भाषा यानी मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। और जो हमारा पहला कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा था, मेरी मशीन थी, वो मशीनी भाषा का उपयोग करके बनाया गया था और इसको समझना कंप्यूटर के लिए काफ़ी आसान होता था। अर्थात यूँ कहें कि मशीन भाषा केवल कंप्यूटर के लिए होती है दोस्तों, जो 0 और 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में इस भाषा को समझती है और ये दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 11वां नंबर। 11वां देख लेते हैं। तो है दी कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: CPU एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोल यूनिट एंड ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रोसेसर निम्नलिखित के भाग होते हैं: CPU और मेन मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव होता है, नियंत्रण इकाई यानी जो कंट्रोल यूनिट है, और अंकगणितीय तार्किक इकाई होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कंट्रोल यूनिट एंड ALU। क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट और ALU। अर्थात हिंदी में यदि देखा जाए तो नियंत्रण इकाई और अंकगणितीय तार्किक इकाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कंप्यूटर प्रोसेसर जो नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट है, ये जो अंकगणित और तार्किक संचालन जैसे जोड़ घटाव, तर्क निर्देशों
इनको डिक्यूड करके यानी डिकोड करके और सभी आंतरिक घटकों को नियंत्रित करते हैं, अर्थात कंट्रोल करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12वां नंबर। 12वां देखते हैं। तो ये भरना है, इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेज, अर्थात साइट है, होस्ट है, लिंक है या ब्राउज़र है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो साइट क्या है, होस्ट है या लिंक है या ब्राउज़र है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राउज़र हो जाएगा, ब्राउज़र हो जाएगा। अर्थात किसी वेब पेज को देखने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं और इसे ब्राउज़र कहा जाता है। ये आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे कि लेख होता है, इमेज होता है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है और गेम देखने का प्रयोग करने में मदद करता है। इसी के उदाहरण में अगर देखा जाए तो ओपेरा है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। यूसी ब्राउज़र है जो कि अब बंद हो चुका है। आज इसके जो उदाहरण हैं, और पहला वेब ब्राउज़र जो वर्ल्ड वाइड वेब था, जिसे टिम बर्नर-ली ने 1991 में बनाया था। किसने बनाया था? टिम बर्नर-ली ने बनाया था और 1991 में बनाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 13। विच कीज यू टू कॉम्बिनेशन विथ एन अदर कीज ऑफ कीज टू परफॉर्म ये स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन की है, स्पेस बार की है, एरो की है या कंट्रोल की है। अर्थात किसी विशेष कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये समारोह होता है और स्पेस बार होता है, तीर होता है या नियंत्रण होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोलिंग नियंत्रण हो जाएगा। और किसी विशेष कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में नियंत्रण कुंजी यानी कंट्रोल की होती है, इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल है, शिफ्ट है और आल्ट है, ये सभी मॉडिफायर कीज के अंतर्गत आती हैं जो दूसरी कुंजी के संयोजन के बिना अकेले कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों ये 14 नंबर क्वेश्चन कहता है द बॉक्स दैट कंटेन्स द कंट्रोल यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज दी। ये मदरबोर्ड है, सिस्टम यूनिट है, पेरिफेरल डिवाइस है या रैम है। अर्थात वो बॉक्स जिसमें कंप्यूटर का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक निहित होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों मदरबोर्ड कहलाता है या सिस्टम यूनिट कहलाता है या पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं या रैम कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये सिस्टम यूनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिस्टम यूनिट कहलाते हैं। अर्थात वो बॉक्स होता है, सिस्टम यूनिट वो बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक निहित होता है, उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, जिसे टावर और चेसिस भी कहते हैं। इसमें मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और ये अन्य जो घटक होते हैं, कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? तो क्या होता है इसमें जो शामिल होता है वो होता है मदरबोर्ड और सीपीयू और रैम, ये सभी घटक शामिल होते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिस्टम यूनिट हो जाएगा, सिस्टम यूनिट हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दी स्मॉलेस्ट यूनिट दी डिजिटल सिस्टम इज ये बिट है, बाइट है और कैरेक्टर है या किलो बाइट है। अर्थात एक डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है तो क्या बिट होती है, बाइट होती है, बण होती है, किलो बाइट होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा। अर्थात सबसे जो छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, उसके बाद बाइट सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। अर्थात एक डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका ये ऑप्शन सही होगा। और एक डिजिटल सिस्टम सबसे छोटी इकाई बिट है। एक बिट अक्षर यानी 0 और 1 से मिलकर बना है। किससे बना है? 0 और 1 से मिलकर बना हुआ है। और 4 बिट बराबर होता है
4 बिट बराबर होता है एक निब्बल। एक 4 बिट एक निब्बल के बराबर होता है। अर्थात इसी क्रम में और देख लेते हैं, तो यह है 8 बिट, यानी 8 बिट जो होगा वो 2 निब्बल के बराबर होगा और 1 बाइट के बराबर होगा। 1 बाइट के बराबर होगा और 1024 बाइट के बराबर 1 केबी होगा, यानी जिसको किलो बाइट बोला जाता है। ये इसके रहे फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 16वां नंबर। 16वां नंबर देख लेते हैं, तो ये है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाई चार्ल्स बैबेज वाज कॉल्ड। तो क्या था वो कंप्यूटर जिसको चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया था, और ये प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर इसको कहा जाता है। तो क्या है दोस्तों, देखते हैं। ये सुपर कंप्यूटर है, एबैकस है, कैलकुलेटर है या एनालिटिकल इंजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा एनालिटिकल इंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एनालिटिकल इंजन, यानी विश्लेषणात्मक इंजन। और विश्लेषणात्मक इंजन जो है वो चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया है, और ये प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर था जो दुनिया के पहले विशेष प्रयोजन वाले मैकेनिकल जो कंप्यूटर थे, इनके नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें पीतल का गियर प्रयोग होता है, और ये इंजन भाप द्वारा संचालित है, ना कि जो है विद्युत द्वारा, यानी इलेक्ट्रिक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर, देख लेते हैं उसको। तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ये इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, यानी ये इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। तो ये है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या नन ऑफ दीज। अर्थात लगभग एक निब्बल, एक क्षमा करना, लगभग 1 बिलियन जो होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है ये बताना है। इसको कैलकुलेट करके तो मेगाबाइट है कि गीगाबाइट है कि टेराबाइट है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये गीगाबाइट हो जाएगा। अर्थात जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीबी। अक्सर लोग बोलते हैं कितने एमबी का है, कितने जीबी का है, तो ये गीगाबाइट होगा, यानी कि जो है गीगाबाइट यानी जीबी। और अब के समय में ये आ गया है टेराबाइट, यानी टीबी में आ रहा है टेराबाइट होता है। अब चलिए इसके फॉर्म को देख लेते हैं। तो 1 गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है, और 1024 बाइट जो होता है 1024 बाइट होता है दोस्तों, ये होता है, इसको गुणा कर देंगे 1024 बाइट से, और गुणे 1024 बाइट, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 107 और 37 और 41,824 इतने बाइट के बराबर हो जाएगा, जो लगभग 1 बिलियन के बराबर होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक टू रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में रोम बोला जाता है, मेक इट यूजफुल। अब वो किसके लिए यूजफुल है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो रोम है इंफॉर्मेशन कैन बी इजली अपडेटेड। बी ऑप्शन है डाटा इज रोम एंड नॉन वोलेटिल, नॉन वोलेटाइल जो है दैट इज दी रिमेन्स दियर इवन इज विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। और रोम पावर यानी रोम प्रोवाइड वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ एक्सपेंसिव डाटा स्टोरेज। डी ऑप्शन है रोम चिप्स आर इजली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट एंड ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर्स। अर्थात रीड ओनली मेमोरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रोम बोला जाता है, कि क्या विशेषता इसे उपयोगी क्यों बनाती है। तो रोम सूचना को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। इसको रोम में डेटा गैर वाष्पशील है, अर्थात ये विद्युत शक्ति के बिना बना रहता है। और रोम बहुत बड़ी मात्रा में सस्ते डाटा स्टोरेज प्रदान करता है। और नेक्स्ट है जो रोम है, रोम जो है वो चिप्स को, यानी चिप को निम्नलिखित ब्रांडों के कंप्यूटरों के बीच आसानी से जो है स्क्रैप किया जाता है, अर्थात जोड़े रखा जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात रोम में डेटा गैर वाष्पशील है और ये विद्युत शक्ति के बिना जो है बना रहता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 19।
19 देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है दी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज। तो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो है आमतौर पर किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? डेस्कटॉप के लिए किया जाता है, या लैपटॉप के लिए किया जाता है, या सुपर कंप्यूटर के लिए किया जाता है, या इनमें से सभी के लिए। तो मित्रों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अर्थात वो लैपटॉप भी होगा, डेस्कटॉप भी होगा, सुपर कंप्यूटर है, अर्थात इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनका उपयोग आमतौर पर जो किया जाता है वो कंप्यूटरों जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर सब के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 देख लेते हैं। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर दी 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू दी, क्या लिखा है, कनेक्ट टू दी इंटरनेट। अर्थात व्हाट आर दी 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू दी इंटरनेट, अर्थात टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड एन ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मॉडेम, कंप्यूटर और PDA एंड ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और टेलीफोन लाइंस, मॉडेम, कंप्यूटर एंड PDA और कंप्यूटर, ISP, मॉडेम एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो होगा इंटरनेट से जुड़ने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किस किस चीज़ की होती है? टेलीफोन लाइन की होती है, मॉडेम कंप्यूटर की होती है, और एक ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवादाता की होती है जो हमें इंटरनेट सर्विस देता है। दूसरा है मॉडेम है, कंप्यूटर है, PDA है और ISP है। टेलीफोन लाइन है, मॉडेम कंप्यूटर है और PDA है। कंप्यूटर ISP है यानी जो सर्विस दाता हमारा है, मॉडेम है, संचार सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये है कंप्यूटर है, ISP है, मॉडेम है और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और वैसे इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर, ISP तो होता है, मॉडेम और संचार सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें कंप्यूटर जो मुख्य होता है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐसी कंपनी होती है जो ग्राहकों के कहने का मतलब उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है। और जो मॉडेम शब्द होता है यानी जो मॉडेम जो शब्द होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। किसे किसे बना होता है? तो दोस्तों वो होता है मॉड्यूलेटर यानी मॉड्यूलेटर, इसके जो यम वो होते हैं, और डीमॉड्यूलेटर यानी डीमॉड्यूलेटर अर्थात DEM। तो ये मॉडेम पूरा अगर मिलाएंगे तो मॉडेम मिलकर बन जाएगा। और ये टेलीफोन या केबल डाटा को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलते रहते हैं। और संचार सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर संचार का एक साधन भी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर। 21 नंबर देख लेते हैं। दोस्तों 21 नंबर की यदि बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ दी 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। कीबोर्ड यानी कि मॉनिटर और हार्ड ड्राइव, और सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी या सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। तो कहने का मतलब दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर जो ये हार्डवेयर हैं और भौतिक उपकरण हैं, इनके 3 मूल आधारभूत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो क्या आधारभूत श्रेणियों में कीबोर्ड, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आता है, सिस्टम यूनिट, आउटपुट मेमोरी आता है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज आता है, या सिस्टम यूनिट, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज आता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सिस्टम यूनिट और आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज। सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर के भौतिक उपकरण को बेसिक 3 मूल श्रेणियां मानी गई हैं। इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो पहला तो है सिस्टम यूनिट कंप्यूटर,
यानी सिस्टम यूनिट पहला क्या है, सिस्टम यूनिट, यस वाई, सिस्टम यूनिट होता है। नेक्स्ट होता है इनपुट, नेक्स्ट जो होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट जो यूनिट होता है जिसमें कंप्यूटर इनपुट लेकर आउटपुट प्रदान करता है। जैसे ये कोई डाटा दिया गया, प्रोसेस किया और आउटपुट दे दिया गया, तो ये इनपुट हुआ, वो प्रोसेस किया और यहाँ आउटपुट हमको मिल गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 की बात की जाए तो ऑल ऑफ दी लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और डन बाय दी कंप्यूटर हैपन इन ऑन दी, अर्थात सिस्टम बोर्ड है, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या मदर बोर्ड यूनिट है। तो कंप्यूटर के द्वारा किए गए सभी जो लॉजिक और गणितीय गणनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सिस्टम बोर्ड होता है या केंद्रीय नियंत्रण इकाई होती है या केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई होती है या मदरबोर्ड यूनिट होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, यानी कि इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर, 23 देखते हैं। तो यह स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, अर्थात चुंबकीय डिस्क की जो संग्रहण क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन है डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस पे या ट्रैक पर इंच सरफेस पे होता है या बिट पर इंच पे होता है या ऑल ऑफ एबव में होता है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव, ये सभी पे हो जाएगा, इस पे सब पे हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात चुंबकीय जो डिस्क की संग्रहण यानी भंडारण क्षमता होती है, अर्थात उसको स्टोरेज करने की जो क्षमता होती है, ये ट्रैक के पर इंच, ट्रैक पर बिट प्रति इंच और डिस्क की सतह में डिस्क पर निर्भर करती है। तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर कहता है दी टर्म डिजाइन इक्विपमेंट दैट माइट टू बी एडेड अप टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू इनहेंस इट इज फंक्शनलिटी। तो यह है डिजिटल डिवाइस, यानी डिजिटल डिवाइस है, सिस्टम एड ऑन है, डिस्क पैक है या पेरिफेरल डिवाइसेज है। अर्थात शब्द ऐसे उपकरण जो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े जा सकते हैं। तो क्या है, डिजिटल डिवाइस है, सिस्टम हेड ऑन है, डिस्क है या परिधीय उपकरण है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइसेज यानी परिधीय उपकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और परिधीय उपकरण जो होता है यानी पेरिफेरल डिवाइस, ये ऐसे उपकरण होते हैं जो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े जा सकते हैं और ये अपना कार्य करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। तो दोस्तों 25 नंबर की यदि बात की जाए तो सी लैंग्वेज, बेसिक, कोबोल और जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये सारे लैंग्वेज हैं, ये सभी के सभी लैंग्वेज हैं, लो लेवल लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग हैं, कंप्यूटर हैं, हाई लेवल हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है, हाई लेवल के लैंग्वेज हैं, ये सभी उच्च स्तरीय भाषा हैं। और बेसिक है कोबोल, जावा, ये उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं और इसे कंप्यूटर नहीं समझ सकता क्योंकि कंप्यूटर केवल निम्न स्तरीय यानी लो लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है। उच्च स्तरीय भाषा को इंसान आसानी से समझ सकता है क्योंकि ये मानव भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू की तरह अंग्रेजी में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 नंबर कहता है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन
फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, TXT, WRD और FLL या DOC, अर्थात सभी वर्ड दस्तावेज़ों के लिए एक डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो दोस्तों ये एक्सटेंशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वर्ड का एक्सटेंशन हमको बताना है। तो वर्ड का जो होता है वो DOC होता है। क्या होता है? DOC होता है, अर्थात सभी दस्तावेज जो होते हैं उनका अलग अलग एक्सटेंशन होता है। और ये चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डाला भी गया है जो एक्सटेंशन से संबंधित है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। सारे एक्सटेंशन जिसमें MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, MS पेंट है और नोट पैड है, वर्ड पैड है, सारी चीज़ों के एक्सटेंशन अलग अलग उसमें बताए गए हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। हाँ, तो इसका एक्सटेंशन बताना है। तो इसका जो है हो जाएगा, चलिए हो गया, इसका DOC हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 नंबर कहता है वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड। ये क्या कहलाते हैं? ये पैसेज कहलाते हैं, एंटीवायरस कहलाते हैं, होल्स कहलाते हैं या फिक्सेस कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो होता है पैच होता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात विक्रेता के द्वारा जो निर्मित कार्यक्रम को संशोधनों को कहा जाता है, पैच कहा जाता है। और ये प्रोग्राम के टुकड़े को बाइनरी और ऑब्जेक्ट फाइल में ठीक करने के लिए अपडेट करते हैं, सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा पैच। पैच इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दी इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीयरिंग इन कंप्यूटर आर हाउस्ड इन रैम है, CD रोम है और रोम चिप है या नन ऑफ दीज है। अर्थात कंप्यूटर प्रारंभ करने वाले निर्देशों को रखा जाता है किस में? रैम में, रोम में या रोम चिप में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम में रखा जाता है, रोम चिप में रखा जाता है। कंप्यूटर जो होता है प्रारंभ करने के लिए निर्देशों को रैम चिप में रखा जाता है और इसे बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है, पहले भी बताया गया है। और कंप्यूटर चालू होने के समय इसी निर्देशों को पढ़कर जो है हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉपी है रैम पर लोड करता है और ये चेक करता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से जुड़े हैं यानी कनेक्टेड हैं कि नहीं है। ये प्रक्रिया को बूटिंग भी कहा जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 29। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 29 नंबर है इसको देखते हैं। तो इन दी बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ दी अल्फ़ाबेट, ईच नंबर एंड ईच पेरिफेरल कैरेक्टर्स, यानी एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ए यूनिक कॉम्बिनेशन। तो यह है 8 बाइट, 8 किलोबाइट और 8 कैरेक्टर्स या 8 बिट्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 8 बिट्स। 8 बिट इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 8 बिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है हार्डवेयर डिवाइस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफ्टन एडेड लेटर टू द सिस्टम आर। अर्थात ये क्लिप आर्ट है, ये हाईलाइट है, एक्सक्यूट है या पेरिफेरल्स है। तो अर्थात हार्डवेयर डिवाइसेज जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो अक्सर सिस्टम के बाद में जोड़े जाते हैं। तो क्लिपार्ट है, हाईलाइट है, निष्पादित है या परिधीय है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी परिधीय हो जाएगा। इसको पेरिफेरल्स नाम से बोला जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। 31 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। यह डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या डाटा है डिस्क। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो क्या है? यह है डिजिटल बहुमुखी डिस्क या चुंबकीय डिस्क, मेमोरी डिस्क या डेटा
बस डिस्क इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात डिजिटल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी DVD। इसका पूरा नाम हो जाएगा इसका पूरा नाम हो जाएगा DVD। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32। 32 देख लेते हैं। तो 32 नंबर कहता है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ये फ्लॉपी डिस्केट फॉर यूज टू कॉल्ड, यानी असेंबलिंग कहलाता है या ट्रांसलेटिंग कहलाता है या पार्सिंग कहलाता है या फॉर्मेटिंग कहलाता है। अर्थात उपयोग के लिए एक फ्लॉपी डिस्क तैयार करने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहा जाता है संयोजन कहा जाता है, अनुवाद कहा जाता है, पार्सिंग कहा जाता है या स्वरूपण कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो फॉर्मेटिंग होता है अर्थात स्वरूपण होता है। उपयोग के लिए एक फ्लॉपी डिस्क तैयार करने के लिए प्रक्रिया का फलस्वरूप जो है स्वरूपण किया जाता है और जिससे फ्लॉपी डिस्क में भंडारित डेटा जो होता है वो स्वरूपित नए डेटा को स्टोर किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर। 33 नंबर कहते हैं टू मेक द नंबर और पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो बी प्रेस। ये नम लॉक है, कैप्स लॉक है, एरो लॉक है या शिफ्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये नम लॉक हो जाएगा। नम लॉक। तो जो संख्या का पैड एक दिशात्मक तीर बनाने के लिए हम नम लॉक का प्रयोग करते हैं और नम लॉक होता है न्यूमेरिक लॉक या नंबर लॉक। और ये जो कुंजी होती है वो कीबोर्ड के संख्यात्मक पैड को सक्षम और अक्षम करती है। इसे ऑन करने पर उपयोगकर्ता जो होता है यानी जो यूजर होता है कीपैड पर नंबरों का उपयोग कर सकेगा और इसे ऑफ करने पर कीपैड को ऐसे पैड के रूप में कार्य करने के अलावा अन्य कुंजियों का सक्षम किया जा सकेगा। तो दोस्तों चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर। 34 देख लेते हैं। 34 नंबर है यू कैन यूज दी टैब की टू मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इंडेंट ए पैराग्राफ, मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन बोथ ए एंड बी। अर्थात आप टैब कुंजी का उपयोग के लिए कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? स्क्रीन के पार कर्सर ले जाने के लिए, एक पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन नीचे ले जाने में एक या दो, दोनों सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। अर्थात इसमें से दोनों हो जाएगा, बोथ होगा डी। और आप टैब कुंजी का उपयोग करके पैराग्राफ को इंडेंट यानी दाएं बाएं करने के लिए स्क्रीन के पास कर्सर ले जाने के लिए करते हैं। और पैराग्राफ इंडेंट का मतलब होता है जगह छोड़कर लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 देख लेते हैं। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर दी टू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर के जो है दो उदाहरण हमको बताने हैं। तो क्या क्या हैं? बिनजिप एंड लाइनक्स है और शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एंड गूगल टूल बार है या इंस्टेंट मैसिंग एंड दी गूगल टूल बार। तो इसका सही जवाब होगा अर्थात जो फ्रीवेयर है वो दो उदाहरण क्या हैं? बिनजिप है कि लाइनक्स है, शेयरवेयर या फाइल शेयरिंग है, माइक्रोसॉफ्ट शब्द है या गूगल टूल बार है या त्वरित संदेश और गूगल टूल बार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी है इंस्टेंट मैसिंग एंड दी गूगल टूल बार, अर्थात त्वरित संदेश और गूगल टूल बार इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 36। 36 देख लेते हैं। इसमें भरना है प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर ये कंप्यूटर सिस्टम, यानी सॉफ्ट है, स्लॉट्स है, बाइट्स है या नन ऑफ दीज है। कंप्यूटर सिस्टम के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है
तो इसको कहते हैं सीक्रेट्स कहते हैं, स्लॉट कहते हैं, बाइट कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको स्लॉट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्लॉट्स कहते हैं। और स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करती है। इसमें जो है हम विस्तार कार्ड लगाते हैं, यानी एक्सटेंशन कार्ड लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर 37 देखते हैं। तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस would be the most appropriate for the performing और numerical and statistical calculations। तो ये है डाटाबेस है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर है और ग्राफिक पैकेज है या स्प्रेडशीट्स है। अर्थात यूँ कहें संख्यात्मक और सांख्यिकीय गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे उपयुक्त होगा? डेटाबेस होगा या दस्तावेज प्रोसेसर होगा, ग्राफिक पैकेज होगा या स्प्रेडशीट होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका होगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का सही जवाब होगा। और संख्यात्मक और सांख्यिकीय गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन वो स्प्रेडशीट है। जो पंक्ति यानी रो कहते हैं इसको, अर्थात इस तरह की जो होती हैं रो कहते हैं। और ये कॉलम होता है, ये होता है कॉलम्स होते हैं, इससे बना होता है। और डेटा को सॉर्ट करने के लिए अर्थात व्यवस्थित करने के लिए संख्यात्मक गणना करने में ये मदद भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर। 38 देखते हैं। तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांस टू CD-ROM, यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एज ए स्ट्रॉन्ग मीडिया। ऑप्शन दिया है CD-ROM इज एक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अर्थात जो CD-ROM है बड़ी मात्रा में होता है और संग्रहित करने का एक सस्ता तरीका है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है ये है CD-ROM डिस्क रिट्राइव डाटा एंड इंफॉर्मेशन मोर क्वालिटी यानी मोर क्विकली देन मैग्नेटिक डिस्क डू। सी ऑप्शन है CD-ROMs मेक लेस एरर देन मैग्नेटिक मीडिया ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है सही हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर पहुँच गए। 39 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो विच मदरबोर्ड फ्रॉम फैक्टर यूज 120 पिन कनेक्टर। अर्थात बेबी 80 है, 80 है, ATX है, ऑल ऑफ दी एबव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ATX है। क्या है? ATX है, ATX। अर्थात कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर एक 20 पिन कनेक्टर का उपयोग करता है? तो ATX करता है, ATX करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर। 40 नंबर देख लेते हैं। तो द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाई ए कंप्यूटर आर। अर्थात लॉजिकल ऑपरेशन है, स्टोरेज एंड रिट्राइव है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है या ऑल ऑफ दी एबव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी एबव। अब लोग ऑल ऑफ दी एबव अधिक मात्रा में देखेंगे तो अधिक ही लगाएंगे। अर्थात ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं तो ऑल ऑफ दी सही होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों 40 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। अर्थात उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू बूट अप टू PC। अर्थात पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी या पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी onto द डिस्क या पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंप्लीटेड या पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर एमुलेटेड। तो इसका सही जवाब है क्या होता है जब आप किसी PC को बूट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हिस्से को डिस्क की मेमोरी में कॉपी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से डिस्क पर मेमोरी से कॉपी किए जाते हैं। और सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम भाग संकलित किए जाते हैं। और डी ऑप्शन है
सिस्टम के अंशों का अनुकरण किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हिस्से हैं जो डिस्क की मेमोरी को कॉपी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 42। 42 देखते हैं। तो दोस्तों 42 नंबर है कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स ऑफ द लाइन्स ऑफ बेरिंग, एक मिनट, बेरिंग बेड्स एंड लेंथ दैट आर कंप्यूटर रिलेबल एज नोन एज एन ASCII कोड या मैग्नेटिक टेप है या NOCR स्कैनर है या बार कोड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये बार कोड है। एक क्या है? बार कोड है। एक प्रकार का ये क्या है? बार कोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, उसको देख लेते हैं। ये प्रेस्क्राइब यानी प्रेस्क्राइब सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कंपाइलर, एक कोड कहते हैं, डिस्क्रिप्शन कहते हैं, एन एल्गोरिज्म कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए जो सुपरसेट किए जाते हैं यानी सुभाषित निर्देशों निर्धारित सेट में एल्गोरिथम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर, तो इसका जो है डी सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखते हैं दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है दी भरना है कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर दी इंटायर कंप्यूटर सिस्टम यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या सेमीकंडक्टर या मदरबोर्ड या कंप्रोसेसर, यानी संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम संचार नियंत्रित करता है। तो क्या करता है? तो दोस्तों करता है मदरबोर्ड करता है। क्या करता है? मदरबोर्ड करता है। और ये कंप्यूटर के पीसी का मुख्य भाग होता है। और कंप्यूटर का संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम है, संपूर्ण संचार मदरबोर्ड नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक मिनट इसको हटा दें, बार बार आ जाता है। 45 नंबर है द फर्स्ट कम्प्लीटली 64 बिट कंपेटिबल वर्जन ऑफ एंड्रॉयड इज एंड्रॉयड 5 लॉलीपॉप या एंड्रॉयड 2.3 या एंड्रॉयड 4 या एंड्रॉयड 3, अर्थात एंड्रॉयड का पहला पूरी तरह 64 बिट संस्करण है। तो ये है एंड्रॉयड 5 लॉलीपॉप है या एंड्रॉयड 2.3 जिजर ब्रेड है या एंड्रॉयड 4 है आइसक्रीम सैंडविच है या एंड्रॉयड 3 है जो हनी कॉप्स है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। एंड्रॉयड 5 जो है ये क्या कह रहा है? लॉलीपॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 46। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT आर नोन एज व्हाट? प्रोसेसर है, डोमेन नेम्स है, मॉडेम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। और विंडोज 95 था, पहले विंडोज 98 था, विंडोज NT था, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोफोन द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने विंडोज 9X परिवार के जो है सदस्य के रूप में विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर, 47 नंबर देख लेते हैं। 47 नंबर कहता है दी मेन जॉब ऑफ ए CPU टू इज कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज या प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन या बोथ ए आर बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ये और भी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, ये और भी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर, 48 देख लेते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है दी यूनिट MP यानी एक मिनट, दी यूनिट MIPS इज यूज टू मेजर दैट
देन स्पीड ऑफ डिस्क ड्राइव, और टैप ड्राइव, प्रिंटर है, प्रोसेसर है, अर्थात यूनिट एमआईपीएस का उपयोग की गति माप किया जाता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रोसेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोसेसर हो जाएगा। और जब यूनिट जो होता है एमआईपीएस का उपयोग प्रोसेसर सीपीयू की गति मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 49 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है स्टोरेज विच स्टोर्स आर रिमेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ द कार्ड। यह है वोलाटाइल स्टोरेज है, नॉन वोलाटाइल है, सिक्वेंशियल स्टोरेज है, डायरेक्ट स्टोरेज है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है, गैर वाष्पशील भंडारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, यह है स्टोरेज मीडिया सच एज सीडी रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग ये लेजर बीम ऑफ द रेड लाइट, मैग्नेटिक कोड, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स या ऑल ऑफ द अबव। संक्रमण मीडिया जैसे कि सीडी का उपयोग करके जानकारी पढ़ने और लिखने के लिए देते हैं। तो लाल बत्ती को एक लेजर किरण, चुंबकीय डॉट्स, चुंबकीय स्ट्रिप्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात लाल बत्ती जो है, लाल बत्ती एक लेजर किरण है और ये संग्रहण मीडिया के जैसे कि सीडी की जानकारी डेटा को लाल बत्ती के रूप में लेजर बीम का प्रयोग करके पढ़ाया लिखा जाता है, जिसे सीडी रोम के लिए फिट किया गया है। तो फिलहाल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ये, लाल बत्ती एक लेजर किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं। तो ये है सीडी रोम इज दी सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी सीडी रोम इज ये सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो सीडी रोम जो है एक अर्धचालक मेमोरी है, ये सही है या गलत है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, यानी कि फॉल्स है, ये फॉल्स है। और सीडी रोम जो होता है एक अर्धचालक मेमोरी होता है, अर्थात ये कहना गलत है क्योंकि अर्धचालक मेमोरी एक डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका उपयोग डिजिटल डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसमें रैंडम एक्सेस को प्रॉपर्टी होती है। और सीडी रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि बड़े पैमाने पर ऑप्टिकल लेजर का प्रयोग करके एक पॉलीकार्बोनेट डिस्क को एम्यूनिडाइट परत पर सूक्ष्म गड्ढों को जो है पढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 52, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, व्हेन यू कट ये कॉपी, व्हेन यू कट आर कॉपी इंफॉर्मेशन इज गेट्स प्लेस इन दी। तो यह है क्लिपबोर्ड है और मदरबोर्ड है, रैम है या नन ऑफ दीज है। अर्थात जब आप जानकारी काटते हैं या उसकी प्रतिलिपि बनाते हैं तो ये भरना इसमें जगह पर जाती है, क्लिपबोर्ड में जाती है, मदरबोर्ड में जाती है, रैम में जाती है, या इनमें से किसी में नहीं जाती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, यानी कि क्लिपबोर्ड में ये जाती है, क्लिपबोर्ड में ये जाती है। और ये जानकारी काटते हैं, अर्थात जो है क्लिपबोर्ड जानकारी जो है, क्लिपबोर्ड एक सॉफ्टवेयर सुविधा है जिसका उपयोग कॉपी और पेस्ट संचालन के माध्यम से दस्तावेजों के बीच में अल्पकालिक जो डेटा भंडारण होता है उसको हस्तांतरण किया जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट करके पेस्ट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 53 नंबर, उसको देख लेते हैं। दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है, ये भरना है इसमें, इज ये कंप्यूटर अटैच्ड टू द इंटरनेट दैट रन्स ए स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड कैन सेंड वेब पेज आउट ऑफ अदर कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट। अर्थात इंटरनेट से जुड़ा एक कंप्यूटर है जो एक विशेष सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के वेब पेज भेज सकता है। तो ऑप्शन है वेब क्लाइंट है, वेब सिस्टम है, वेब पेज है या वेब सर्वर है। तो मित्रों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये वेब सर्वर है। क्या है? वेब सर्वर है। और दोस्तों वेब सर्वर जो होता है इंटरनेट से जुड़ा एक कंप्यूटर है जो एक विशेष वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को चलाता है और इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर भी जुड़े होते हैं
एक वेब सर्वर पे एक विशिष्ट आईपी पता होता है, यानी आईपी एड्रेस होता है, तथा कई वेबसाइटें होती हैं। वेब सर्वर का कार्य जो है वेब पेजों को वितरित करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 54 नंबर। 54 नंबर कहता है ये कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, अर्थात कंप्यूटर में एक निहित होता है। क्या निहित होता है? मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है, या ऑल ऑफ दी एबव होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अर्थात मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ए बी और सी सभी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 55। 55 देखते हैं। 55 नंबर कहता है सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू क्रिएट ए बजट इज कॉल्ड, अर्थात वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अर्थात जिस सॉफ्टवेयर को आप बजट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उनको? तो वर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग कहा जाता है, या ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या उपयोगकर्ता यानी उपयोगिता सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इसको कहा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अर्थात इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दोस्तों जिस सॉफ्टवेयर में हम बजट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं उन्हें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए कोई विशिष्ट नाम या वर्गीकरण नहीं है, जैसे कि क्विकन और बजट प्रो, अर्थात पर्सनल प्लानिंग प्रोग्राम यानी व्यक्तिगत योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है ये रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन इज, अर्थात हटाने योग्य चुंबकीय डिस्क जो सूचना को रखती है, किस में रखती है? फ्लॉपी डिस्क में रखती है, हार्ड ड्राइव में रखती है, मॉनिटर में रखती है, या पोर्टेबल में रखती है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। और फ्लॉपी डिस्क एक हटाने योग्य जो चुंबकीय डिस्क है जो सूचनाओं को अपने पास सुरक्षित रखता है, और अन्य डिस्क के मुकाबले जो है ये फ्लॉपी डिस्क सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अधिक सुविधाजनक होता है। अर्थात कॉपी मैटर को कहीं से कॉपी कर लेते हैं और कहीं अलग दूसरे सिटी में जाकर दूसरे कंप्यूटर में लगा करके उसको रिकवर कर लेते हैं। तो ये लाने ले जाने के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर। 57 नंबर कहता है कन्वर्ट दी एक्सर्ट्स वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। एक समय में एक कथन को रूपांतरित और निष्पादित करता है। तो क्या निष्पादित करता है? ये कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, कन्वर्टर है, या इंस्ट्रक्शंस है। अर्थात कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर या निर्देश है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये हो जाएगा। इंटरप्रेटर एक ऐसा अनुवादक है जो एक समय में एक कथन को रूपांतरित और निष्पादित करता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करके एक अनुवादक सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। इसको ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 58 नंबर देखते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भरना है यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू दी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अर्थात बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करता है। फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है, या ईडी रोम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सीडी रोम हो जाएगा। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और सीडी रोम एक बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग करता है। और एक ये पॉलीकार्बोनेट डिस्क जो है एल्मोनिजाइड होता है, अर्थात परत पर सूक्ष्म गड्ढों को पढ़ता है। और सीडी रोम का अर्थ होता है कंपैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी, जो कि पहले बताया जा चुका है। और ये बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 59 नंबर। 59 देख लेते हैं।
डिजिटल कंप्यूटर्स यूजेज ए सिस्टम टू इनकोड डेट एंड प्रोग्राम्स। इसमें डिजिटल कंप्यूटर एक क्या है, प्रणाली का उपयोग विधि है और कार्यक्रमों को एनकोड करने के लिए करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी या रैम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बाइनरी, हो जाएगा बाइनरी, इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बाइनरी जो होता है डिजिटल कंप्यूटर की एक बाइनरी प्रणाली होती है और इसका उपयोग करके तिथि और कार्यक्रमों को इनकोड किया जाता है, जो कि किसी डेटा को स्टोर करने के लिए 0 और 1 को डिनोट करता है, अर्थात 0 से 1 को डिनोट करता है। और बिट से बने होते हैं ये, और जो कंप्यूटिंग में सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, अर्थात बिट जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 को कहते हैं कंप्लीबिलिटी इज रिगार्ड टू कंप्यूटर्स रिफर टू, अर्थात कंप्यूटर के संबंध में संगतता को संदर्भित करता है। क्या करता है? दी सॉफ्टवेयर डूइंग ए राइट जॉब फॉर द यूजर, या इट बीइंग वर्सेटाइल एनफ टू हैंडल टू द जॉब, द सॉफ्टवेयर बीइंग एबल टू रन ऑन द कंप्यूटर, या ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर रनिंग विथ अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड द सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सॉफ्टवेयर इज रनिंग विद अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि अन्य पहले से इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के साथ चलने वाला सॉफ्टवेयर, ये सही जवाब हो जाएगा। और कंप्यूटर के संबंध में यदि संगतता की बात की जाए तो इससे पहले स्थापित सॉफ्टवेयर के साथ चलने वाले सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है। और कंप्यूटर परिवार के मॉडल को संगतता कहा जाता है। इसमें एक मॉडल को चलने वाले सॉफ्टवेयर अन्य सभी मॉडलों पर चलाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये 61 है। 61 है समथिंग विच दी हैज इजली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस इज सेड टू बी, अर्थात वह निर्देश जिसे आसानी से समझा जा चुका है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनालॉग डाटा कहा जाता है, डिजिटल डाटा कहा जाता है, मॉडर्न डाटा कहा जाता है, या वाट डाटा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एनालॉग डाटा इसको कहा जाता है, एनालॉग डाटा इसको कहते हैं। और एनालॉग डाटा जो होता है एक निरंतर कंटिन्यूअस वेव होता है जो एक समय अवधि में बदलता रहता है, जिसे आयाम, आवृत्ति या आवृत्ति चरण द्वारा वर्णित किया जाता है। एनालॉग डेटा एक तरंग के रूप में संचालित होता है और मानव आवाज़ यानी जो ह्यूमन वॉइस होता है, क्या होता है? ह्यूमन वॉइस जो होता है एक एनालॉग डेटा सिग्नल में सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 देखते हैं। तो हार्ड ड्राइव्स आर परमानेंटली लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड आर नॉट डिजाइंड टू बी रिमूव्ड अनलेस दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड, अर्थात हार्ड ड्राइव अस्थायी रूप से सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होते हैं और इन्हें हटाने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है जब तक कि इन्हें मरम्मत करने या स्थानित करने की ज़रूरत ना हो। तो इसके ऑप्शन है स्टैटिक्स यानी स्टैटिक है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या रिमूवल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा यानी आंतरिक हो जाएगा। इसका सही जवाब आंतरिक हो जाएगा। और आंतरिक हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है। इन्हें तब तक हटाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता जब तक कि उन्हें मरम्मत या बदलने की ज़रूरत ना हो। और बाहरी हार्ड ड्राइव जो होता है वो यूएसबी के माध्यम से यानी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ देते हैं और फाइलों को हस्तांतरित करके बैकअप अर्थात उसको सुरक्षित जो है बैकअप ले लेते हैं उसका और फाइलों को स्टोर कर लेते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 63 नंबर, उसको देखते हैं। तो दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये कंप्यूटर वर्ष आन ये भरना है नंबर सिस्टम, अर्थात कंप्यूटर कार्य करता है संख्या प्रणाली पर। तो किस पर? बाइनरी संख्या प्रणाली पर करता है, या ऑप्टिकल नंबर पर काम करता है,
या डेसिमल पर काम करता है या हेक्साडेसिमल पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ये बाइनरी डिजिट पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? बाइनरी नंबर पर कार्य करता है। और कंप्यूटर एक बाइनरी संख्या प्रणाली पर कार्य करता है। कंप्यूटर वोल्टेज का उपयोग करते हैं और वोल्टेज अक्सर बदलता रहता है। दशमलव प्रणाली में प्रत्येक संख्या लिए कोई विशिष्ट वोल्टेज निर्धारित नहीं किया जाता। इसी कारण बाइनरी को दो रूपों में अर्थात चालू या बंद में नापा जाता है। चालू या बंद में मापा जाता है, जिसका मान क्रमशः 1 और 0 होता है। और इसका प्रयोग कंप्यूटर गणनाओं को सरल करने के लिए या सरल बनाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट है 64 अर्थात पी ए रैम वाज डेवलप्ड बाई अर्थात पी रैम जो है द्वारा विकसित किया गया है। सी डैक के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा या बीएआरसी के द्वारा या आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सी डैक के द्वारा किया गया है। अर्थात अमेरिका द्वारा जो है भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने का इनकार करने के बाद 1980 में, इसमें 1980 के दशक में भारत ने एक कार्यक्रम शुरू किया जो 1988 में सुपर कंप्यूटिंग विकास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पुणे में स्थित केंद्र सी डैक की स्थापना की गई। अर्थात इसका अर्थ है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे पी ए रैम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर देख लेते हैं। तो 65 नंबर की यदि बात की जाए दोस्तों, तो when you save this your data will remain intact even when the computer to returned off। अर्थात जब आप इसे सेव करते हैं तो कंप्यूटर बंद होने पर भी इसका डेटा बरकरार रहेगा। तो ये किस में रहेगा? रैम में रहेगा, मदरबोर्ड में रहेगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा। अर्थात सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा। यह है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, डेटा को सेव रखते हैं और आपका डेटा जो है कंप्यूटर बंद होने पर भी बरकरार रहता है। अर्थात सेकेंडरी जो डिवाइस होती है वो जगह मेमोरी में जहाँ लंबे समय तक प्रोग्राम रखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाए तो मेन मेमोरी की तुलना में हार्ड डिस्क में बहुत अधिक जो स्टोरेज की क्षमता होती है, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या गैर वाष्पशील मेमोरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, इसको देख लेते हैं। तो यह है विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द सीपीयू इज परमानेंटली प्रोसेसिंग। अर्थात किस प्रकार की मेमोरी में केवल प्रोग्राम और डेटा होता है जिसे सीपीयू यानी वर्तमान में प्रोसेस कर रहा है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, सीमोस है, रोम है, रैम है या ASCII है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्रोग्राम डेटा होता है उसे वर्तमान में सीपीयू प्रोसेस कर रहा है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में रैम कहते हैं, क्योंकि सीपीयू की किसी मेमोरी को सीधे एक्सेस कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर, उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। अर्थात निम्न में से कौन सी संग्रहण की सबसे बड़ी इकाई है? जीबी है जिसको कहते हैं गीगाबाइट, केबी है किलोबाइट, एमबी है मेगाबाइट या टीबी है टेराबाइट। तो दोस्तों जो सबसे लार्ज ऑफ नंबर यूनिट होती है यानी सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है टीबी यानी टेराबाइट, जो वर्तमान समय में चल रहा है। अर्थात वर्तमान समय में टीबी जो है चल रहा है, टेराबाइट में चल रहा है। अब इसके डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ संग्रहण का जो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है वो टीबी में होती है, पहले बताया जा चुका है। और ये होता है 4 बिट बराबर जो होता है, 4 बिट बराबर होता है एक निब्बल के होता है। और
4 बिट जो होता है, अर्थात 4 बिट होता है 2 निबल 1 बाइट के बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। और दोस्तों 1024 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलो बाइट, यानी जिसको केबी कहते हैं, जिसको केबी कहते हैं। और 1024 केबी बराबर 1024 केबी बराबर जो होगा वो हो जाएगा 1 एमबी के, अर्थात मेगाबाइट में हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में 1024 एमबी बराबर हो जाएगा, ये 1 गीगाबाइट हो जाएगा, जीबी हो जाएगा। और 1024 ये इसके मापने के फार्मूले हैं, तो 1024 जो है जीबी के बराबर हो जाएगा 1 टीबी, 1 टीबी। इस समय जो है टीबी में चल रहा है, यानी टेराबाइट में कंप्यूटर की मेमोरी मापन चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 68 नंबर, उसको देखते हैं। तो है दी की एंड दी की कैन बी यूज्ड इन दी कॉम्बिनेशन हु अदर कीज आर परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क, अर्थात कुंजी और कुंजी का उपयोग शॉर्टकट विशेष रूप से कार्य करने के लिए अन्य कुंजी के साथ ये संयोजन किया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट और आल्ट, यानी कंट्रोल और आल्ट के साथ, फंक्शन और टॉगल के साथ, कैप्स लॉक, नम लॉक या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल और आल्ट के साथ प्रयोग किया जा सकता है। नियंत्रण और आल्ट, कंट्रोल और आल्ट के साथ, अर्थात कंट्रोल की होती है कीबोर्ड पर और आल्ट की कुंजी होती है। तो शॉर्टकट में विशेष रूप से कार्य करने के लिए कीबोर्ड काम करते हैं, कीज, और ये वर्ण के साथ संयोजन किए जा सकते हैं। जब एक समय में इन कुंजियों को दबाया जाता है तो एक संयोजक कुंजी दूसरी कुंजी के क्रिया को संशोधित करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है 69 नंबर देखते हैं। तो 69 नंबर है प्रोग्राम डिजाइंड स्पेशली टू एड्रेस जनरल पर्पज एप्लीकेशंस एंड स्पेशल पर्पज एप्लीकेशंस आर कॉल्ड। तो सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संशोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए जो प्रोग्राम्स हैं उनको कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ जाएंगे, अर्थात ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोग और विशेष प्रयोजन को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया प्रोग्राम होता है और इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका इस्तेमाल उन सॉफ्टवेयर के लिए होता है जो कि विशेष होते हैं और काम करने के लिए बने होते हैं। ये सामान्यतः एक अधिक प्रोग्राम का जो संकलन होता है जो इंडिविजुअल द्वारा प्रयुक्त होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाए तो हम अपने स्मार्टफोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में और टैबलेट में ये सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जो विंडोज़ वर्जन होता है वो सॉफ्टवेयर होते हैं और जो हमारे एंड्रॉयड वर्जन में होते हैं वो एप्लीकेशंस पड़े होते हैं मोबाइल्स में, इनका उपयोग हम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर देखते हैं। तो 70 नंबर की यदि बात की जाए दोस्तों तो 70 नंबर क्वेश्चन कहता है द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर, या टू मेक कंप्यूटर्स easier टू यूज, या टू कीप सिस्टम्स प्रोग्राम्स एम्प्लॉयड, या टू मेक द मोस्ट टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, अर्थात लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए, या ऑप्शन बी है कंप्यूटर उपयोग में आसान बनाने के लिए, या सिस्टम प्रोग्राम को रोजगार देने के लिए, अथवा कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, टू मेक दी मोस्ट इफिशिएंट यूज दी कंप्यूटर हार्डवेयर, या कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 71 नंबर देखते हैं। दी इज ए बॉक्स दैट हाउसेज दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अर्थात एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर जो है, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है या सिस्टम यूनिट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एक, ये सिस्टम यूनिट है। अर्थात डी ऑप्शन सही आंसर होगा। और ये सिस्टम यूनिट होता है जिसमें सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसमें जो होता है मदरबोर्ड होता है। क्या क्या होता है इसमें? मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड होता है। दूसरा सीपीयू होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं। और जो अन्य आंतरिक जो है कंपोनेंट्स होते हैं, इनको मिला करके सिस्टम यूनिट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 72 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो इसमें भरना है इज ये प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन दी सॉफ्टवेयर। अर्थात सॉफ्टवेयर में बग खोजने की एक प्रक्रिया है। क्या है? कंपाइलिंग कहलाती है, टेस्टिंग कहलाती है, रनिंग कहलाती है या डिबगिंग कहलाती है। अर्थात हिंदी में कहें तो संकलन होता है, परीक्षण होता है, रनिंग होता है और डिबगिंग होता है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ये डिबगिंग कहलाता है। अर्थात डिबगिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिबगिंग सॉफ्टवेयर में जो होते हैं एरर्स खोजने के लिए प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि अर्थात एरर को जो है बग या डिफेक्ट यानी पहचान करके और एनालाइज करके इसको ठीक करते हैं, अर्थात इसको करेक्ट करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये है 73। दी सिंबल यूज इन दी एन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड। अर्थात असेंबली भाषा में उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? असेंबलर कहा जाता है या मेमोनिक कहा जाता है या कोड्स कहा जाता है, ऑल ऑफ दी एबव कहा जाता है। अर्थात असेंबलर कहा जाता है या मेमोनाइक्स कहा जाता है, कोड कहा जाता है, उपरोक्त सभी हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात इसको मैनिमोनिक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश वर्ड नेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों अगर इसके डिटेल्स की बात करें तो असेंबली भाषा का जो उपयोग होता है वो प्रतीकों के द्वारा कहा जाता है, इसको किया जाता है। और ऐसे कोड होते हैं जिनके द्वारा असेंबली भाषा में कोड या प्रोग्राम लिखना और समझना आसान हो जाता है। अर्थात इनको असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय अर्थात लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और ये एक लो लेवल लैंग्वेज का भाग होता है जिसमें मशीनी भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज जो कड़ी इसका माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर है मेन स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड। मुख्य भंडारण को कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है या एक्यूमुलेटर कहा जाता है या रजिस्टर यूनिट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको मेमोरी कहा जाता है। ये मुख्य भंडारण की मेमोरी इसको कहते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी में होते हैं, जो केवल सीपीयू के लिए सीधे पहुंच योग्य होते हैं। अर्थात सीपीयू लगातार संग्रहित निर्देशों को पढ़ता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें निष्पादित करता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 75 नंबर। चलो भैया 75 नंबर देखते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन दी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ एवर दी ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए होते हैं, हालांकि मानव पठनीय संस्करण प्रोग्राम को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कैश कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है, नन ऑफ दी एबव कहा जाता है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सोर्स कोड हो जाएगा, स्रोत कोड हो जाएगा। और कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे जाते हैं। मानव पठनीय संस्करण प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। इनमें प्रोग्राम भाषा का प्रयोग करके और प्रोग्रामर कुछ निर्देशों और कथनों को लिखता है, जिस कोड के बाद में अनुवाद जो कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है, ये मशीन के द्वारा
अनुवादित होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 76। मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टुडे कम्स विथ एन इंटरफेस कार्ड, अर्थात अधिकांश एप्लीकेशन होते हैं जो सॉफ्टवेयर आज हम इंटरफेस के साथ इसका उपयोग करते आते हैं, यानी इंटरफेस के साथ आते हैं, जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, आइकन यूजर इंटरफेस है, या बटन यूजर इंटरफेस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि दोस्तों ये ग्राफिकल क्षमा करना, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अधिकांश एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये इंटरफेस के साथ आते हैं, इन्हें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI शॉर्ट रूप में कहा जाता है। ये एक यूजर इंटरफेस है जो कि उपयोगकर्ता यानी यूजर जो होते हैं, क्या होते हैं? यूजर होते हैं, अर्थात उपयोगकर्ता जो होते हैं, ये कंप्यूटर उपकरणों की मदद से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिक आइकन को दिखाने के काम में आते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 77 देख लेते हैं दोस्तों। आउटपुट डिवाइस मेक इज पॉसिबल टू, यानी आउटपुट डिवाइस में करना संभव बनाते हैं, क्या दिखाते हैं? तो व्यू एंड पेंट ये डाटा, स्कैन ये डाटा, इनपुट ये डाटा और सेंडिंग डाटा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अर्थात डेटा देखने और प्रिंट करने के लिए होता है, डेटा स्कैन करने के लिए होता है, डेटा इनपुट होता है, या डेटा को सेंडिंग कहते हैं यानी भेजने के लिए होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात व्यू एंड प्रिंट डाटा, डेटा को देखने और प्रिंट करने के लिए ये होता है। आउटपुट डिवाइस डेटा देखना और प्रिंट करना संभव बनाते हैं। और जो आउटपुट शब्द है ये दो से मिलकर बना है। किसे किसे मिलकर बना है? एक तो है आउट और दूसरा है पुट। आउट है और पुट है, और जिसका अर्थ होता है कि बाहर, यानी आउट मीन्स होता है बाहर और पुट मीन्स होता है रखना। पुट मीन्स होता है रखना, अर्थात प्रोसेस की हुई डाटा को जो है डिवाइस के बाहर रखना, यानी बाहर रखना कह सकते हैं। अब आउटपुट जो हमारे उपकरण होते हैं वो मॉनिटर होता है। क्या होता है? मॉनिटर होता है, ये आउट उपकरण होता है। प्रिंटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, एक मिनट, स्पीकर होता है, और प्रोजेक्टर होता है, और प्लाटर होता है। इतने जो हमारे होते हैं आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे हमारा है 78 नंबर। 78 नंबर देखते हैं। यह है इफ़ ये न्यू डिवाइस इज अटैच टू द कंप्यूटर सच एज प्रिंटर और स्कैनर शीट्स मोस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड, अर्थात यदि कोई नया डिवाइस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर, तो डिवाइस का उपयोग करने के लिए, यानी डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसका स्थापित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है बफर है, और ड्राइवर है, पेजर है, या सर्वर है। तो दोस्तों उसका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना चाहिए। बिना ड्राइवर इंस्टॉल किए वो काम नहीं करेगा। अर्थात जब कोई नया डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर कंप्यूटर से जुड़ा है तो वो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसका ड्राइवर स्थानांतरित किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। डिवाइस ड्राइव एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, सहायता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 79 देखते हैं। तो दी टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर, कंप्यूटर चिप के दो प्रमुख प्रकार हैं। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी और प्रोसेसर दोनों है, या एक्सटर्नल मेमोरी है। तो दोस्तों इसके सही जवाब की यदि बात की जाए तो इसका ऑप्शन आता है सी, अर्थात अगर कहा जाए तो ये माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और प्राइमरी मेमोरी भी होता है, अर्थात बोथ सही हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, माइक्रो प्रोसेसर एंड प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी। और कंप्यूटर चिप को जो दो प्रमुख प्रकार की मेमोरियों में रखा जाता है,
इनको माइक्रो प्रोसेसर चिप कहा जाता है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होते हैं जिन्हें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकत्रित करने का परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी के रूप में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन कहता है मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, यानी कि चुंबकीय डिस्क सबसे लोकप्रिय माध्यम है। इसके लिए क्या भरना पड़ेगा? तो दोस्तों इसके लिए भरना पड़ेगा, ये है सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस, बोथ ये एंड बी आर नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही जवाब होगा ये बोथ हो जाएगा, अर्थात ये सिक्वेंशियल एक्सेस भी है और डायरेक्ट एक्सेस भी है, अर्थात ये अनुक्रमिक के पहुँच है या प्रत्यक्ष पहुँच है, तो ये दोनों है, बोथ है। इसका जो सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लिखने के लिए, फिर लिखने और एक्सेस करने के लिए और मैग्नेटाइजेशन करने के लिए प्रोसेस करने का जो प्रक्रिया है इस्तेमाल किया जाता है। और डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस दोनों के लिए मैग्नेटिक डिस्क सबसे लोकप्रिय माध्यम है, जो कि एक चुंबकीय कटिंग के साथ कवर होकर ट्रैक, स्पॉट और सेक्टर के रूप में संग्रहित होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 81 नंबर। 81 नंबर देख लेते हैं। तो 81 नंबर कहता है, क्या कहता है, ये बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस एंड द नंबर्स ऑफ सिंबल्स, यानी एक बटन जो अक्षर को ऊपरी या निचले मामले में बनाता है तो संख्याओं को प्रतीकों में बदलता है। शिफ्ट है, कंट्रोल है, स्पेस बार है, बैक स्पेस है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा शिफ्ट। शिफ्ट की होती है जो कीबोर्ड पर स्थित होती है और शिफ्ट की के माध्यम से अक्षर को ऊपरी या निचले मामले में बनाना और संख्याओं को प्रतीकों में बदलना ये कार्य करता है। तो दोस्तों शिफ्ट की लेटर्स को अपर केस, लोअर केस में लिखने के लिए इसका प्रयोग, यानी एक शिफ्ट बटन दबाएंगे और जो लेटर दबाएंगे तो वो कैपिटल लिखेगा, और अगर कैप्स लॉक ऑन है तो वो ऑलरेडी कैपिटल ही कैपिटल लिखेगा। तो कैप्स लॉक अगर नहीं ऑन करते हैं तो शिफ्ट की दबाएंगे और प्लस जो कि हमको लिखना होगा कैपिटल में वो दबाएंगे, बाकी उस शिफ्ट की को फिर जो है छोड़ देंगे और अन्य लेटर टाइप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 82 नंबर देखते हैं। तो 82 नंबर है दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज, यानी सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? तो क्या है भैया, ये है डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ डिवाइस, या डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्राइवल, यानी कि निरंतर बिजली की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। सेकेंडरी स्टोरेज में चुंबकीय मीडिया उपयोग नहीं करता है, 4 मुख्य प्रकार के उपकरण होते हैं, या बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए जानकारी संग्रहित नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन में ये हो जाएगा निरंतर बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात डज नॉट रिक्वायर कांसिस्ट पावर, इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन। दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज निरंतर बिजली की आवश्यकता इसको नहीं होती है, और ये अवाष्पीय स्टोरेज यानी नॉन वोलेटाइल होती हैं, और इसे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर में मौजूद एकमात्र मेमोरी डिवाइस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन और डेटा फाइलों को लंबे समय तक बरकरार रखती है, यानी स्टोर किए रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन नंबर। तो 83 नंबर देखते हैं दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन है वेयर इज रैम लोकेटेड, रैम कहाँ स्थित होता है? रैम कहाँ होता है? तो मदरबोर्ड में होता है, एक्सटेंशन बोर्ड में होता है, एक्सटर्नल ड्राइव में होता है, या कहीं नहीं होता। तो दोस्तों ये जो रैम होता है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है मदरबोर्ड में होता है, अर्थात मदरबोर्ड में सारे जो इक्विपमेंट होते हैं, छोटे छोटे चिप्स और आईसी लगी होती हैं, वो सभी लगी होती हैं, अर्थात मेन बोर्ड ऑफ मदरबोर्ड। तो दोस्तों ये जो है एक सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड, यानी उचित रूप से व्यवस्थित डेटा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है, फाइल कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, या वर्ड्स कहा जाता है? यानी सूचना, फाइल, फील्ड या शब्द क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन, कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। और उचित रूप से जो व्यवस्थित सूचना होती है, जो डेटा समूह बनाती है, डेटा अर्थहीन और अनप्रोसेस्ड होते हैं, इनकी जानकारी होती है। सूचना को अर्थपूर्ण और प्रोसेस्ड निष्पादित जानकारी होती है। डेटा को एक आम इंसान नहीं समझ सकता, किंतु सूचना को समझ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 85 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर द कंप्यूटर्स, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइस हो सकता है? तो ये है डिजिटल कैमकॉर्डर और माइक्रोफोन, स्कैनर, ऑल ऑफ दी अबव, या दोस्तों डिजिटल कैमकॉर्डर है, या माइक्रोफोन है, स्कैनर है, या उपरोक्त में से सभी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी सभी जो है सभी सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए जो है डिजिटल इनपुट डिवाइस कैम इसे स्कैनर, जो स्कैनर होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं, सभी होते हैं, ये इसके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराया जाता है, अर्थात ये इनपुट डिवाइस होते हैं। कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। इनके माध्यम से, जैसे माइक्रोफोन है तो इसमें आवाज़ को इनपुट कराएंगे, स्कैनर है तो टेक्स्ट या इमेज को इनपुट कराएंगे, और डिजिटल कैम कार्डर है तो उससे फ़ोटो जो है खींचेंगे, यानी कि उसका फ़ोटो लेंगे। तो ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे 86 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों 86 नंबर की यदि बात की जाए तो यह है OCR स्टैंड फॉर, यानी OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, या ऑप्टिमल कैरेक्टर रीडिंग जो है रेंडरिंग, या अदर कैरेक्टर रेस्टोरेशन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, हिंदी अंग्रेजी दोनों नाम वही लिखे गए हैं। तो ये OCR का पूर्ण रूप होता है, और ये जो है टाइप किया हुआ है, प्रिंट किए हुए टेक्स्ट को, पास्ट जो छवि को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है, यानी रिकॉग्नाइज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योरली आउटपुट डिवाइस, अर्थात निम्न में से कौन सा विशुद्ध रूप से आउटपुट डिवाइस नहीं है, नहीं पूछा गया है? तो ये है प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, या स्क्रीन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा स्क्रीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्क्रीन हो जाएगा। तो स्क्रीन जो है एकमात्र ऐसा उपकरण है जो इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य करता है। यदि ये स्क्रीन किसी नॉर्मल मॉनिटर का है तो आउटपुट डिवाइस कहलाता है, और यदि टच की स्क्रीन है तो दोनों कार्य करता है, जैसे कि ATM स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन। जैसे मान लीजिए इस मोबाइल से आपको हम जो है टीच कर रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हैं, तो ये मोबाइल आउटपुट का भी काम करेगा और इनपुट का भी काम करेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई इमेज बना रहे हैं, ये लिख रहे हैं, जैसे हम ये ओके लिखे तो इसको हमने इनपुट कराया, तो ये टच स्क्रीन के माध्यम से इनपुट हो गया और डिस्प्ले भी हो गया। तो ये जो है इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है, तो ये स्क्रीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 87 नंबर, एक मिनट, नेक्स्ट है 88 नंबर, 87 तो हो गया। 88 नंबर कहता है चीफ कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? ये वैक्यूम ट्यूब थे, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट थे, या ट्रांजिस्टर से, या नन ऑफ दी अबव थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ये इसका हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, यानी वैक्यूम ट्यूब इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते हैं ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, और इनका जो है निर्वात नली कहा जाता था। ये एक ऐसी युक्ति होती थी जिसका कार्य निर्वात में विद्युत धारा प्रवाह पर आधारित था,
और इसे केवल ट्यूब या बाल्ब भी कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 89 नंबर। चलिए 89 नंबर पे चलते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन यह है, एक्सपेंशन यानी एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू, विस्तार कार्ड या इंसर्ट किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेज में किए जाते हैं, पेजेज में किए जाते हैं, स्लॉट में किए जाते हैं, या दी बैक ऑफ दी कंप्यूटर में किए जाते हैं। यानी कि परिधि उपकरण है, पृष्ठ है, स्लॉट है, कंप्यूटर का पिछला हिस्सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये स्लॉट्स हो जाते हैं। यानी कंप्यूटर में छोटे छोटे स्लॉट्स बने होते हैं, इन स्लॉट में जो है हम वायर को इनपुट करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूएसबी को इनपुट करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट है 90 नंबर देख लेते हैं। तो ये सीडी रोम डिस्क, यानी ये सीडी रोम डिस्क को क्या कहते हैं? क्या है ये? कैन नॉट बी इरेज्ड एंड री रिटन, हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन दी CDR, या होल्ड्स लेस डाटा देन ए फ्लॉपी डिस्क, या कैन बी रिटन बाई ओनली वंस। अर्थात मिटाया और फिर से लिखा नहीं जा सकता। इसमें CD रोम में CDR से अधिक संग्रहण क्षमता है, फ्लॉपी डिस्क से कम डेटा रखती है, केवल एक बार लिखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि मिटाया और फिर से लिखा नहीं जा सकता। CD रोम में एक बार मिटा के लिखा नहीं जा सकता, जबकि फ्लॉपी हो गया और CDR हो गया, ये सभी जो है इसमें लिख करके मिटाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 देखते हैं। तो ये है, एनी लेटर नंबर्स ऑफ सिंबल्स फाउंड ऑन दी कीबोर्ड दैट यू कैन टाइप इनटू दी कंप्यूटर। अर्थात कीबोर्ड पर पाया गया कोई भी अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? तो ये होते हैं आउटपुट होते हैं, टाइप होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, प्रिंट होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं कैरेक्टर होते हैं, यानी जो अक्षर होते हैं ये टाइप किए जाते हैं। और ये कीबोर्ड पर सभी जो है उपस्थित होते हैं, संख्या होते हैं, प्रतीक होते हैं, लेटर होते हैं। इनको जो है आप देख देख कर टाइप कर सकते हैं। और प्रत्येक वर्ण को एक बाइट स्थान यानी मेमोरी की आवश्यकता होती है। और ये जो टाइप किए जाते हैं वर्ण सूची ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज द्वारा परिभाषित किया गया इन्हें। जैसे कि हाय, हाउ आर यू, तो मैं इसमें 12 करेक्टर हैं, यानी क्या है लिख देते हैं। तो ये है जैसे हाय, हाउ आर यू और साइन ऑफ इंटरोगेशन का मार्क यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसमें कुल 12 करेक्टर्स हैं, वर्ण हैं, और 3 स्पेस हैं। एक स्पेस ये हो गया, एक स्पेस ये हो गया, और यहाँ स्पेस नहीं देना है तो 3 स्पेस, और यहाँ एक आर यहाँ हो गया, यानी हाई पे हो गया, हाउ पे हो गया, आर 3 स्पेस हो गए। और ये मेमोरी जो है 15x8 यानी कि 120 बाइट की ज़रूरत इसको पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये है 92 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो है, ये मेथड आर प्रोवाइडिंग वर्चुअल मेमोरीज कार्ड, यानी कि वर्चुअल मेमोरी प्रदान करने की एक विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, सेगमेंटेशन कहा जाता है, डिफ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, या पैगिंग कहा जाता है। यानी इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो विखंडन कहते हैं, और विभाजन कहते हैं, डी विखंडन कहते हैं, या पेजिंग कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभाजन। विभाजन बोले तो सेगमेंटेशन ये हो जाएगा। सेगमेंटेशन यानी सेगमेंट में हो जाएगा, कई छोटे छोटे पार्टों में हो जाएगा। अर्थात वर्चुअल मेमोरी प्रदान करने की एक विधि होती है जिसको सेगमेंटेशन कहा जाता है। और यह ऐसी प्रक्रिया है जो संबंधित डेटा के लिए कंप्यूटर को स्टोरेज में वेरिएबल साइज एड्रेस स्पेस बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 93 दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट एमंग ऑल दी मेमोरीज इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में सभी मेमोरी में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो कैश मेमोरी होती है, ईप्रोम होता है,
या नन ऑफ दीज में होता है या ऑल ऑफ दी एबव होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी जो होगी ये हो जाएगी इसका सही उत्तर। और कैश मेमोरी दोस्तों अन्य मेमोरियों की अपेक्षा सबसे तेज़ मेमोरी होती है और ये वोलाटाइल होती है, जो सीपीयू के बहुत करीब होती है, जिसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दी टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, यानी मुख्य मेमोरी के दो प्रकार क्या क्या हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आ जाए। तो रैंडम एंड सिक्वेंशियल मेमोरी ये होती है, रोम एंड रैम होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होता है, या ऑल ऑफ दी एबव होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, रोम एंड रैम होते हैं, अर्थात रैम एंड रोम, अर्थात रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होते हैं। मुख्य मेमोरी जो दो प्रकार की होती हैं, एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और ये मेमोरी उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में स्टोर सूचना को एक्सेस करने के लिए देती है, अर्थात एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाती है। और जो रैम होता है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को डेटा निर्देश स्टोर करता है। जबकि रोम जो होता है ये ओनली नाम से ही क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी से संबंधित दिशा निर्देश स्टोर होते हैं और कंप्यूटर को चालू करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात जो रोम में स्टोर्ड होते हैं, कंप्यूटर को चालू करने पर वो जो है सीधे आ जाते हैं रैम में, और जब तक सिस्टम बंद नहीं होता रैम में होते हैं। अगर इसको सेव करेंगे तो ये परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, और नहीं सेव करेंगे तो लाइट चली जाने के बाद या कंप्यूटर बंद होने के बाद इसके सारे डाटा जीरो हो जाएंगे, अर्थात आपने कुछ लिखा पढ़ा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 95 नंबर। तो 95 नंबर को छोटा करें, ये है दोस्तों 95 नंबर, ये मॉडेम, अर्थात मॉडेम क्या है। तो ये ट्रांसलेट्स अलॉन्ग सिग्नल्स फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू डिजिटल सिग्नल्स दैट कैन ट्रेवल अलॉन्ग कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन्स है, या ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम ये कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रेवल अलॉन्ग, अर्थात कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन्स या डीमॉड्यूलेट्स डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर और मॉड्यूलेट सिग्नल्स आर अमॉन्ग टेलीफोन लाइन्स। इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में अनुवाद करता है, जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों के साथ यात्रा कर सकता है। बी ऑप्शन है दोस्तों, कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में अनुवाद करता है, जो कि पारंपरिक टेलीफोन लाइनों के साथ यात्रा कर सकता है। तीसरा है, कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल को डॉक्यूमेंट यानी डीमॉड्यूलेट करता है और सिग्नल को एक एनालॉग टेलीफोन लाइन से डीमॉड्यूलेट करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है, कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में अनुवाद करता है और पारंपरिक टेलीफोन जो लाइन होती है उनके साथ यात्रा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो ये है भरने वाला, दी रेफर टू रनिंग ऑफ चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक increasing the main memory and hard disk the capacities are adding speakers are modern यानी modems etc, अर्थात मुख्य मेमोरी बढ़ाने या हार्ड डिस्क में कैपेसिटी बढ़ाने या स्पीकर या मॉडेम आदि को जोड़ने के जैसे घटकों को नवीनीकृत करने के लिए बदलने का क्या संदर्भ होता है। तो ये है ग्रेड्स है, प्रोसीडरी है, या सिंथेसिस है, या अपग्रेड्स है, यानी ग्रेड है, प्रोसीडी है, या सिंथेसिस है, या अपग्रेड है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अपग्रेडेड हो जाएगा। ये अपग्रेडेड ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मुख्य मेमोरी बढ़ाया जाता है और हार्ड डिस्क में कैपेसिटी बढ़ाई जाती है।
स्पीकर या मॉडेम आज जोड़ने जैसे घटकों को नवीनीकृत करने या बदलने के लिए उसका संदर्भ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 97 है, 97 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिजाइंड टू द कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा डिजाइन किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूजर्स हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और कंप्यूटर के संचालन में जो नियंत्रण करने या चलने के मदद करते हैं, इनके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है और कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण ये भाग होते हैं। अर्थात इनके बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मेमोरी में सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस इत्यादि का ध्यान रखता है। जैसे विंडोज़ होता है, मैक होता है और लाइनक्स होता है। क्या होता है दोस्तों, विंडोज़ होता है और लाइनक्स होता है और मैक होता है, ये होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। फिर नेक्स्ट है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कैन बी रिप्रोग्राम्ड बाय द यूजिंग स्पेशल इंटरनल इक्विपमेंट, यानी को विशेष बाइनरी उपकरणों का उपयोग करने के लिए फिर से शुरू किया जा सकता है। एस रैम है, पी रोम है या रोम है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी पी रोम हो जाएगा, पी रोम। अर्थात पी रोम जो होता है ये बाहरी उपकरणों को उपयोग करके फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है और ये एक सी चिप मेमोरी होती है जिसमें एक बार डेटा को प्रोग्राम कर लेने के बाद इरेज नहीं किया जा सकता है। ये डेटा हमेशा के लिए चिप में रिटर्न हो जाता है। और पी रोम जो होता है इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 है व्हाट डू यू कॉल ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डिजाइंड टू डू दी टास्क, अर्थात आप किसी कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए विशिष्ट निर्देश को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कमांड्स कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, टास्क कहते हैं या इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं कमांड्स। ये कमांड दिया जाता है, किसी कार्य को करने के लिए तैयार किए गए विशिष्ट निर्देश को कमांड यानी आदेश कहा जाता है, जो कि यूजर द्वारा कंप्यूटर में इनपुट करवा के दिया जाता है और वो प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट प्रदान करता है, जो एक साधारण कीबोर्ड के साथ प्रदान की जाती है। मापदंडों की सूची होती है और कमांड एक जो प्लेटफार्म है से दूसरे प्लेटफार्म से भिन्न हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 100 नंबर, अर्थात आज का जो अंतिम प्रश्न है। कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनको देखने के बाद यहाँ ही से प्रश्न होंगे, कहीं अलग से नहीं होंगे। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट होल्ड्स डाटा टेम्पररीली, अर्थात कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट है और इनपुट यूनिट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी यूनिट। क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी यूनिट हो जाएगा। ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्राइमरी यूनिट जो है अस्थायी रूप से डेटा रखती है और ये कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य मेमोरी के नाम से जानी जाती है। इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो सीमित होती है। इससे ये बहुत महंगा होता है। जब कंप्यूटर सिस्टम रीसेट और स्विच ऑफ होता है तो जो इसमें डाटा होता है वो जानकारी खो जाता है, इसलिए इसे प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी को अक्सर अस्थायी स्मृति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे समय समय पर अर्थात हर मंथ जो है CCC एग्ज़ाम होते हैं जो कि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स होते हैं। ये 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।